कन्फर्मेशन एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होती है, कुछ बच्चों को मालूम होगा, कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा। आइसोमेरिज्म जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है CH3CH2OH, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH3OCH3। इसका नाम क्या होता है, डाई मिथाइल ईथर, और उसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। इन दोनों के अंदर सेम कार्बन, दोनों के अंदर सेम हाइड्रोजन, और दोनों के अंदर ऑक्सीजन एक ही है। यह है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसकी दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है, एक ऐसे इथेनॉल भी कहते हैं, और एक ऐसे मिथॉक्सी मीथेन। बाकी वही है, आप इथाइल अल्कोहल बोल दो या डाई मिथाइल ईथर बोल दो। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, और इन दोनों को मैं कहूँगा आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये आइसोमर्स हैं और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म। लेकिन ये स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कन्फर्मेशन। आप लोगों ने जाना होगा C2H6, इसका नाम होता है इथेन। जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सी के साथ जो तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको ऐसे खोल दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके साथ तीन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये तो 2D स्ट्रक्चर है। साइंटिस्ट आए दो, उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसे ना बनाकर अपने तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कि भाई कैसे? दो साइंटिस्ट आए, और किसी भी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ठीक, प्रोजेक्शन। तो एक ने कहा कि भाई देखो, ये कार्बन, ये वाला कार्बन है ना, तो इसको मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे दिखाता हूँ इस तरीके से। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन हो जाएगा, इसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, ये HH हैं, और ये वाला जो कार्बन है पीछे वाला, ये हो जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसी तरीके से यहाँ पर भी, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, H H H H H H, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क है, ये जो H है ना आपका, ये वाला, ये इसके बिल्कुल करीब है। ये जो H है ये वाला, ये इसके करीब है, ये वाला H इसके करीब है। बट हुआ क्या, मैंने पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन घुमा दिया, या ये कह लो इस बॉन्ड को ही घुमा दिया। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। कुछ ऐसे देखो, ध्यान रखो, ये है आपका कार्बन, ये तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। आपने इस साइड के हाइड्रोजन क्या कर दिए, घुमा, ये नहीं घुमाए बल्कि पूरा बॉन्ड ही घुमा दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले बॉन्ड को रोटेट कर दिया। पता लगा वो पीछे का जो ग्रुप था वो पूरा घूम गया, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर आ गया। समझ में आ गया? ये आपने दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के हैं, ये सॉरी, ये दोनों के दोनों एक ही कंपाउंड है। इनका फॉर्मूला क्या है, C2H6। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क आया है इस चीज़ का कि यहाँ पर हाइड्रोजन 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 इतने करीब हैं जितने हो सकते हों, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन से इतने दूर हैं जितने हो सकते हों। ये दोनों के दोनों C2H6 की अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो आपको मिली हैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से, सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ हाइड्रोजन एटम्स को घुमाने से, या सिंगल बॉन्ड को ही घुमाने से। अगर आपको दो स्ट्रक्चर्स सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से मिल रही हों, तब उनको बोला जाता है कन्फॉर्मर्स, और ये फिनोमेना कन्फॉर्मेशन। ये भी इथेन, ये भी इथेन, और ये पूरा का पूरा इथेन का रिप्रेजेंटेशन कि मैं तो इथेन को ऐसे दिखाऊंगा। ये 100 हॉर्स साइंटिस्ट था, इसने कहा था मैं इथेन को ऐसे दिखाऊंगा, तो इसी नाम पर पड़ गया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक,
एक साइंटिस्ट और आया, उसने उसका नाम था न्यूमन। उसने कहा जी मैं तो कुछ ऐसे दिखाऊंगा ये हाइड्रोजन है ना साइड के, ये तो हो ही गया, इसको एक काम करना, ऐसे लगा के ऐसे, और पीछे भी 3 हाइड्रोजन लगा दो, और इसको ऐसे उठा दो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे सीधा। आपको ये पेन यानी ये सिंगल बॉन्ड नज़र ही नहीं आएगा, बस आपको नज़र आएंगे जो पीछे के हाइड्रोजन है वो वाले, और जो फ्रंट साइड के हाइड्रोजन है वो वाले। ये बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा कि कैसे, कैसे ये फ्रंट साइड का कार्बन है, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, उससे पीछे जो बॉन्ड है दिखता नहीं, उससे पीछे जो कार्बन है दिखता नहीं, उससे पीछे लगे हुए हाइड्रोजन दिख रहे हैं, वो ये रहे, एच एच एच। बढ़िया भाई, इस साइंटिस्ट का नाम था न्यूमन, इसी के नाम पर पड़ गया न्यूमन प्रोजेक्शन। ठीक, तो अब आप पीछे के हाइड्रोजन को जब घुमाओगे तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा हाइड्रोजन, जो पीछे वाला है इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये मुझसे गलती हो गई थी, ये भी डॉटेड लाइन है, ठीक है, पीछे के साइड का है, बैक साइड का कार्बन है ये एच, ये एच, ये एच, और ये वाला एच। तो ये न्यूमन साइंटिस्ट ने दिया था, और ये सॉहॉर्स, दोनों के दोनों एक ही बात बता रहे, बट दोनों ने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है इस मॉलिक्यूल को। क्लियर हो गया आपको? तो न्यूमन साइंटिस्ट ने ये कुछ ऐसे बताया था, और सॉहॉर्स साइंटिस्ट ने ऐसे बताया था, बट ये दोनों, या ये दोनों हैं क्या, ये कन्फॉर्मर्स हैं। कन्फॉर्मर्स एक तरीके से आइसोमर्स हैं। कन्फॉर्मर्स आपको मिलते हैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से। दूसरा सवाल, क्या डबल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर भी ऐसा हो सकता है? आंसर है नो, क्योंकि आप सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही तो रोटेशन कर सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो। अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, जब आप घुमाने चलोगे बॉन्ड टूट जाएगा। तो माफ़ करना, ये जो कन्फॉर्मर वाला सिस्टम है ये सिर्फ सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में होता है, डबल बॉन्डेड में नहीं होता। क्लियर? अब आप ये बताओ कि जब आप इस हाइड्रोजन को खिसकाना शुरू करोगे और यहाँ तक लाओगे, तो यहाँ था पहले हाइड्रोजन, फिर यहाँ तक लेकर आए, तो यहाँ बहुत सारी स्टेज पुट आएंगी, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म का साइंटिस्ट ने नाम रखा है। इस फॉर्म का जिसके अंदर हाइड्रोजन एक दूसरे के इतनी पास है जितने हो सकते हो, इसको बोला जाता है एक्लिप्स्ड। ठीक है, आपको मैं जो बोलूँगा उसकी डेफिनेशन ज़रूर बना लेना वीडियो को पॉज करके। कन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँ, जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन को हम रोटेट करते हैं तो अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर सामने आती हैं, इन्हें कन्फॉर्मर्स बोला जाता है, और इस फिनोमेना को कन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इथेन के कन्फॉर्मेशन में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स या फॉलोइंग कन्फॉर्मर्स सामने आते हैं। पहली हेडिंग डाल देना एक्लिप्स्ड फॉर्म, इसके बारे में बताना। इथेन के इस कन्फॉर्मर में हाइड्रोजन एटम इतने करीब होते हैं, इतने पास होते हैं जितने हो सकते हों। हेडिंग ख़त्म कर देना। उसके बाद इसका नाम भी डाला गया है, जिसके अंदर हाइड्रोजन एक दूसरे से इतनी दूर है जितने हो सकते हों, इसको बोला गया है स्टैगर्ड। ठीक है, इसको स्टैगर्ड बोला गया है। इथेन के इस कन्फॉर्मर में इथेन के इस कन्फॉर्मर में हाइड्रोजन एटम इतनी दूर हैं जितनी दूर हो सकते हों, और एक्लिप्स्ड से लेकर स्टैगर्ड तक बहुत सारी स्टेट्स आती हैं। ये तीसरी है आपकी, जिसका नाम है स्क्यू। स्क्यू में ना इतने करीब होते जितना एक्लिप्स्ड, ना इतने दूर होते जितना स्टैगर्ड। स्क्यू को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, आपके पास 3 कन्फॉर्मर सामने आएंगे इथेन के। अब मैं आपको एक बार बता दूं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने जाना होगा, सेम चार्जेस के बीच रिपल्जन होता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्जन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्जन होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ रिपल्जन होगा। और मेरे भाई, जहाँ रिपल्जन होता है वहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। ये ज़्यादा रिपल्जन रख रहा है, ज़्यादा एनर्जी रख रहा है, कम स्टेबिलिटी। स्टगर्ड कम रिपल्जन रख रहा है, कम एनर्जी रख रहा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो मैं इस बात को आपको डायग्राम में बताना चाहता हूँ। ये रहा डायग्राम इसका। ये आपका कन्फॉर्मर है इथेन का, जिसमें एच एच बहुत करीब है, तो इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आई निकल कर, यानी एक्लिप्स्ड वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कम है और एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एच एच तो बहुत पास है। जब आपके पास सेम एटम
करीब करीब होंगे तो उनमें रिपल्जन होगा और एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आएगी। लेकिन जब आपने रोटेट किया तो आपको यहाँ क्या मिली, स्क्यू। ये कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स्ड। स्क्यू करते 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 ये कौन सी फॉर्म आ गई, देखो ये वाली सबसे स्टेबल फॉर्म है, एच 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 एच। ये सबसे स्टेबल फॉर्म है। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कम एनर्जी वाली है। ये रूल है, जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी है वो स्टेबल नहीं होता, जिसमें कम एनर्जी है वो स्टेबल होता है। जैसे आप रोटी बनाते टाइम या लकड़ी को जलाते टाइम देखते हो ना, थोड़े बहुत पतंगे से उड़ते हैं उसके अंदर। वो क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि जो वो छोटी सी चीज़, वो जो छोटी सी चीज़ भागी फिर रही है जलती हुई, वो चाहती है कि मेरी एनर्जी सबसे ज़्यादा जल्दी बहुत तेज़ी के साथ कम हो और मैं शांत हो जाऊँ, मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, मैं नीचे बैठ जाऊँ। वो जो पतंगे से उड़ते हैं ना, वो बहुत तेज़ी के साथ उड़ते फिरते हैं ताकि उनकी एनर्जी इन्वायरमेंट में जाए, उनकी एनर्जी कम हो, उनकी स्टेबिलिटी मिल जाए, उनको स्टेबिलिटी मिल जाए, फिर वो नीचे आ जाए। तो ये जो डायग्राम है आपको पूरा बनाना पड़ेगा आपके एग्जाम में। एक्लिप्स्ड, स्क्यू, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्क्यू, स्टैगर्ड। आगे मत बनाना, इस डायग्राम को आपको बड़ा बनाना है, इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना। इस तरीके से मैंने आपको इथेन के बारे में बता दिया कि पहले ऐसे बनाना, फिर यह ना ऐसे बनाना। यहाँ पर 3H है और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी 3H है। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे। तो इसके फ्रंट साइड के 3 हाइड्रोजन आपको यहाँ दिख जाएंगे इसके अंदर, और बैक साइड के हाइड्रोजन वो रहे, ये वाले, है ना। इस तरह का कन्फर्मेशन पढ़ाया गया है इसके अंदर भी, ब्यूटेन के अंदर। देखो मैंने बनाया था CH3, इसका एक H हटा दो और उसकी जगह CH3 लेकर आ जाओ। इसका एक H हटा दो, उसकी जगह CH3 लाओ। वरना पहले क्या था, ये इथेन नहीं था, ये ऐसे नहीं था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका H हटाया, एक CH3 ले आया, इसका एक H हटाया, ये CH3 ले आया, तो CH3 ना होकर CH2 रह गया। अब इसके भी कन्फर्मेशन है। अब इसके अंदर भी आप क्या करोगे, इसके भी हाथ पैर खोलो। कैसे खोलोगे, ये वाला कार्बन CH और यहाँ क्या लग जाएगा, CH3, CH, यहाँ क्या लग जाएगा, CH3। तो जैसे आपने इसके कन्फॉर्मर्स पढ़े हैं, इसी तरह इसके भी कन्फॉर्मर्स पढ़ोगे। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, ऐसे ही। ये वाला जो कार्बन है इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2H लगे हुए हैं, एक CH3। ये वाला कार्बन 2H लगे हुए हैं, एक CH3। इसको ऐसे उठाऊंगा, ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखो ये कार्बन हो गया, कौन से वाला, ये वाला। इसके साथ जो 2H लग रहे हैं ये वाले, वो ये रहे। इसी तरीके से जिसके साथ जो CH3 लग रहा है वो ये रहा, और ये वाले पीछे वाले कार्बन के 2H हैं और CH3 हैं। ठीक है। इसके अंदर बड़ी परेशानी होगी कि आपको यहाँ जो मिली थी ना, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, यहाँ आपको नहीं मिलने की, आपको बहुत सारी स्टेट मिलेगी। देखो जैसे यहाँ पर CH3 उतनी दूर है जितनी हो सकते हो, इसको तो मैं स्टैगर्ड कहूँगा। बट ये भी तो एक स्टैगर्ड की फॉर्म है ना। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, CH3, क्योंकि उसको रोटेट कर दिया, पीछे वाले को मैंने ऐसे घुमा दिया। तो CH3 इस H की जगह चला जाएगा, और ये H यहाँ चला जाएगा, और ये H यहाँ CH3 की जगह आ जाएगा। आ गया। इसको मैं क्या बोलूँगा, गॉच। ये गॉच है, ये स्टैगर्ड है। इसी तरह एक्लिप्स्ड, यहाँ पर क्या है, CH3, मतलब इसको अभी और रोटेट करना, उसके बराबर में कौन आ जाएगा, CH3। यहाँ कौन आ जाएगा, H। यहाँ कौन आ जाएगा, सॉरी अभी तो यहाँ पर H ही लगाओ। CH3 के बराबर में कौन, H, और H के बराबर में कौन, CH3। यहाँ पर क्या लगा दोगे, H। इसको आप क्या बोलोगे, एक्लिप्स्ड। अगर आपने इसको इतना रोटेट कर दिया कि ये CH3 के करीब पहुँच गया बिल्कुल, CH3, तो यहाँ तो बिल्कुल सेम सेम ग्रुप आ गए ना। यहाँ ग्रुप सेम नहीं थे, ये था CH3H। तो यहाँ पास तो थे लेकिन सेम ग्रुप नहीं थे, यहाँ सेम ग्रुप पास आ गए बिल्कुल, CH3 H। तो इसको मैं कहूँगा फुल्ली एक्लिप्स्ड। यहाँ तक बात समझ में आई, ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन अब आपको देखो, इसको मैंने क्या बोला, स्टैगर्ड। इसको स्टैगर्ड नहीं बोला, इसको बोला मैंने गॉच। इस तरह का नाम यहाँ नहीं आया था। तो एक्लिप्स्ड में दो चांस हैं, या तो सेम, मतलब पास पास तो हो लेकिन सेम ग्रुप ना हो, इसको क्या बोलोगे, एक्लिप्स्ड। और इसको क्या बोलोगे, फुल्ली एक्लिप्स्ड, क्योंकि इसके अंदर सेम ग्रुप बिल्कुल पास पास हैं। तो जिस तरह आपने इसके बारे में लिखा था इथेन के बारे में, आप ब्यूटेन के बारे में भी लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में या तो इथेन के कॉन्फॉर्मर्स आते हैं या इसके कॉन्फॉर्मर्स आते हैं। इसी तरीके से आप इसके बारे में लिखोगे। वीडियो को पॉज करके लिखना शुरू कर दो। ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स हमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से मिलते हैं, और ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स 4 मिले हैं, इनके नाम लिख देना, ठीक है।
स्टैगर्ड, गॉच, एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड, जो इस प्रकार हैं, या विचार एज फॉलोज। अब आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे स्टैगर्ड, इसमें क्या लिखोगे, कन्फॉर्मर के सॉरी ब्यूटेन के इस कन्फॉर्मर में सेम ग्रुप उतनी दूर होते हैं जितनी दूर पॉसिबल हो। गॉच, इसमें सेम ग्रुप इतने करीब नहीं होते जितने होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल दूर भी नहीं होते जितने दूर होने चाहिए। गॉच के अंदर आपको ये लिखना है कि एक दूसरे से दूर होते हैं, स्टैगर्ड में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एक्लिप्स्ड, सेम ग्रुप पास नहीं होते बल्कि अलग अलग ग्रुप बहुत पास होते हैं। फुल्ली एक्लिप्स्ड, इस फुल्ली एक्लिप्स्ड के अंदर इथेन ब्यूटेन के इस कन्फॉर्मर में सेम ग्रुप इतने करीब होते हैं जितने करीब होने चाहिए। अब बात फिर वही आती है कि इन चारों के अंदर स्टेबिलिटी कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी और कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि सेम ग्रुप जितनी दूर होंगे स्टेबल होंगे, जितने पास होंगे अनस्टेबल होगा। तो ये बहुत दूर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे कम एनर्जी, उससे कम स्टेबल, थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी, उससे कम स्टेबल, उससे ज़्यादा एनर्जी, उस सबसे कम स्टेबल, सबसे ज़्यादा एनर्जी। ये मैंने आपको एनर्जी का बनाकर दिखा दिया ना। ये है एनर्जी का और ये है स्टेबिलिटी का। इसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे कम स्टेबल, इसके बाद सबसे कम एनर्जी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। क्लियर होगा आपको ये। अब मुझे जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बनाकर दिया था, ये डायग्राम बनाए बगैर आपको आपको मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, चैन नहीं पड़ेगी। मैं एक्चुअली ये कहने वाला था, इस डायग्राम को बनाए बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको अब ये डायग्राम यहाँ बनाना है। ये आपको होमवर्क है। मेरे जो चैनल पर कमेंट सेक्शन है इस वीडियो के लिए, उसमें ज़रूर मुझे बताना है कि यहाँ क्या क्या आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया ए, इन चारों में से कौन आना चाहिए आप बता देना। ये क्वेश्चन मार्क बी, सी, डी। आपको जैसे मैंने यहाँ पर ये सजा कर दिया था ना इस तरीके से, ये और आपको नाम भी लिखना पड़ेगा, एक्लिप्स्ड, एस्क्यू, स्टैगर्ड। तो आपको यहाँ भी इस तरीके से नाम लिखना पड़ेगा और स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। देखो ये एनर्जी ज़्यादा, ये एनर्जी थोड़ी सी कम, ये एनर्जी थोड़ी सी कम है और ये एनर्जी सबसे कम। अब कौन कहाँ किस तरीके से इनको फिट करना है, इनका नाम भी लिखना है, ये डायग्राम आपको बनाना है। जब आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो को समझ लिया। ठीक है, तो आप लोगों से अब मैं गुजारिश चाहूँगा, प्लीज़ अपना वक्त कहीं और लगा दो क्योंकि वीडियो ख़त्म होने का टाइम हो चुका। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।